अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आप सभी का ज्ञान सुधा चैनल में स्वागत है। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो हम लोग नेट के क्वेश्चंस कर रहे हैं उस सीरीज़ में आज हमारी 8वीं कड़ी है। और आज जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक से संबंधित सन 2015 में दिसंबर माह में जो क्वेश्चंस आए थे उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following is not the main feature of Chester Bernard's theory of organization? The options are organization as cooperative system, formal and informal organization, moral responsibility, and the fourth option is professional leadership. प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चेस्टर बर्नार्ड के संगठन के सिद्धांत की मुख्य विशेषता नहीं है? सहकारी प्रणाली के रूप में संगठन, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन, नैतिक उत्तरदायित्व और व्यावसायिक उत्तरदायित्व। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो चेस्टर बर्नार्ड की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो चेस्टर बर्नार्ड को सामाजिक व्यवस्था स्कूल का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। उन्होंने फॉलेट की भांति ही संगठन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया था और फॉलेट की ही भांति प्रशासन को एक सामाजिक व्यवस्था माना था। बर्नार्ड ने संगठन को सहकारी व्यवस्था की संज्ञा दी थी। तो जो मैंने आपसे भी नॉलेज शेयर करी है इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैं आपसे उसी तरीके से चीज़ों को बता रही हूँ जिनमें से क्वेश्चंस आगे फ्यूचर में भी निकल कर आ सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट अभी का जो हमारा क्वेश्चन है उससे रिलेटेड भी ये इन्फॉर्मेशन है। सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन। सो बिफोर आइडेंटिफाइंग द राइट ऑप्शन लेट्स डिस्कस कि टेलर के संगठन के बारे में क्या राय थी, उनका क्या विचार था, और उसके बाद हम लोगों के लिए आसान होगा कि हम इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। देखिए, चेस्टर बर्नार्ड जो थे उन्होंने मैस्लो और हर्ट्ज़बर्ग की भांति ही व्यक्ति को एकल व्यवहार और सामूहिक व्यवहार में अंतर वो नहीं मानते थे, जबकि क्रिक्स आर्गेस, डगलस मैग्रर आदि जो व्यवहारवादी यानी जो बिहेवियरलिस्ट थे वो दोनों में अनिवार्य रूप से समानता हो इससे इनकार करते थे। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू नोट डाउन कि क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि क्रिस आर्गेस, डगलस मैग्रर ये ऐसे विचारक थे जो एकल व्यवहार यानी व्यक्ति के खुद के व्यवहार और सामूहिक व्यवहार में अंतर मानते थे। उनका मानना ये नहीं था कि एक है, जबकि बर्नार्ड, मैस्लो, हर्ट्ज़बर्ग इनका मानना ये था कि भाई एकल व्यवहार और सामूहिक व्यवहार में अंतर नहीं होता है। चेस्टर बर्नार्ड की दो मुख्य रचनाएं हम लोगों के सामने आती हैं। एक तो थी फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव जो उन्होंने 1938 में लिखी थी, और दूसरी थी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जो उससे ठीक 10 साल बाद यानी 1948 में लिखी थी। बर्नार्ड के अनुसार संगठन एक सहकारी व्यवस्था है और संगठन में व्यक्ति सहयोगी व्यवहार करते हैं तथा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक और पारिस्थितिकीय परिस्थितियों के अंतर्गत उनका व्यवहार परिवर्तनशील होता रहता है। दैट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट एंड सोशो साइको फैक्टर्स। इस परिवर्तित व्यवहार जो चेंज हो जाता है व्यक्ति के व्यवहार में, उसके साथ सामंजस्य बिठाना तथा व्यक्तिगत उद्देश्यों को संतुष्ट करना संगठन का दायित्व है, ऐसा चेस्टर बर्नार्ड का मानना था। इस प्रकार जो व्यवस्थावादी उपागम जिसको हम लोग सिस्टम अप्रोच बोलते हैं में संगठन व व्यक्ति दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ वेरी मेन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सिस्टम्स अप्रोच कि भाई वहाँ पर हम संगठन और व्यक्ति दोनों को ही इक्वली इम्पॉर्टेंट मानते हैं। संगठन को परिभाषित करते हुए बर्नार्ड ने कहा था कि संगठन जानबूझकर समन्वित की गई, देखिए समन्वित, दिस इज कोऑर्डिनेटेड, व्यक्तिगत गतिविधियों या शक्ति का नाम है। और इसके लिए उन्होंने कहा था कि संगठन के 3 आवश्यक तत्व हैं। एक है संचार, तत्परता एवं साझा उद्देश्य जिसे आप कह रहे हैं, तथा संगठन में सहयोगी प्रयास के लिए एक निर्णायक माने जाने वाला तत्व होता है, वह है सत्ता। तो उनका कहना था कि भाई संगठन में 3 मुख्य तत्व पाए जाते हैं। एक होता है संचार, दूसरा है सहयोग और तीसरा है सामूहिक लक्ष्य।
बर्नार्ड ने औपचारिक संगठन को मनुष्यों की एक सहकारी व्यवस्था माना है और इस प्रकार से वे कहते हैं कि अनौपचारिक संगठन प्राकृतिक व्यवस्था के होते हैं, दे आर वेरी नेचुरल, दे अपने आप पॉपअप हो जाते हैं, वो यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर इट। तो संगठन का अस्तित्व उनके लिए ये मानना था कि कार्मिकों का योगदान प्लस कार्मिकों को संतोष प्रदान करना। तो चेस्टर बर्नार्ड ने व्यवस्था दृष्टिकोण को अपनाया था। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग थिंकर्स फ्रॉम द सिस्टम्स अप्रोच। इसके अलावा उन्होंने संगठन को एक सहकारी और सामाजिक व्यवस्था की संज्ञा दी थी। अब यदि हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, द क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फीचर ऑफ चेस्टर आरविन्स बर्नार्ड्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी चेस्टर बर्नार्ड ने जो संगठन के सिद्धांत बताए थे उनमें से निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। अभी जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, उन्होंने संगठन को एक सहकारी प्रणाली माना था, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ये सही है। येस, ही सेड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कोऑपरेटिव सिस्टम। और ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दोनों होते हैं, और चूंकि सब लोग मिलकर काम करते हैं उनमें समन्वय होता है, इसीलिए उनमें साथ के साथ उनमें मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम नैतिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं, वो भी होता है। अब बात आती है प्रोफेशनल लीडरशिप, जिसको हम लोग कहते हैं व्यावसायिक नेतृत्व। इस विषय में बर्नार्ड ने कुछ भी नहीं कहा था। यानी उन्होंने जो संगठन के विषय में अपने विचार दिए थे उसमें प्रोफेशनल लीडरशिप का वो कहीं पे भी जिक्र नहीं करते, ना तो उनकी परिभाषाएं जो उन्होंने संगठन की दी है उसमें, ना जो संगठन के जो उन्होंने मुख्य तत्व बताए हैं उनमें। सो द आंसर डेफिनेटली इज़ ऑप्शन डी, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही आंसर है। प्रोफेशनल लीडरशिप यानी व्यावसायिक नेतृत्व को चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन की मुख्य विशेषता नहीं बताया था। दूसरा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ हायरार्की। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद सोपान का गुण नहीं है। पहला है इट सर्व्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोहेरेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी यह संगठन में एकीकरण एवं सामंजस्य के एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। सेकेंड ऑप्शन वॉज इट क्रिएट सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। यह उच्चतर एवं अधीनस्थ के संबंधों को उत्पन्न करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी यह सत्ता एवं उत्तरदायित्व के प्रत्यायोजन के सिद्धांत पर आधारित है। एंड द लास्ट ऑप्शन वॉज इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ फंक्शंस। यानी यह कार्य विभाजन पर आधारित है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पद सोपान की जिसकी हम बात कर रहे हैं, हायरार्की की बात करते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ जो है, हायरार्की का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है निम्नतर पर उच्चतर का शासन या नियंत्रण या श्रेणीबद्ध प्रशासन। और संगठन में ऊपर से नीचे तक जो उच्च अधिकारी और अधीनस्थों के संबंध में परस्पर संबद्ध करने की जो व्यवस्था होती है उसको हम लोग पद सोपान कहते हैं। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिस पे यूजुअली MCQ कोई एक क्वेश्चन बन जाता है, डेट वाज कि किसने पद सोपान की व्यवस्था में एक तरफ को संगठन में एक रूपता बनी रहती है इस बात पर अपनी बात रखी थी। डेट वाज मूने एंड रेले। बेसिकली मूने एंड रेले ने कहा था कि पद सोपान व्यवस्था में एक तरफ तो संगठन में एक रूपता बनी रहती है और दूसरी तरफ सत्ता का हस्तांतरण भी होता है। तो आप इन बात पे ध्यान दीजिएगा, इट इज़ वन ऑफ द फीचर्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट। और सभी कार्य को इसमें उचित माध्यम से किया जाता है, थ्रू अ प्रॉपर चैनल। मूने ने इसे पहाड़ियों के समान प्राचीन माना है, इसीलिए मूने और रेले ने पद सोपान को स्केलर प्रक्रिया का नाम दिया था और हेनरी फेयोल ने इसको सोपानात्मक श्रृंखला का नाम दिया था। तो कभी कभी क्वेश्चंस ये आ जाता है कि हु डिफाइंड हायरार्की एज अ स्केलर
प्रोसेस, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि मूने एंड रेले ने पद सोपान को स्केलर प्रक्रिया कहा था, जबकि हेनरी फेयोल ने इसको सोपानात्मक श्रृंखला का नाम भी दिया था। हम सभी जानते हैं कि सत्ता नीचे से शिखर की ओर उतरती चली जाती है। ऊपर का पदाधिकारी कभी भी नीचे के साथ संपर्क स्थापित करते समय जो मध्यस्थ अधिकारी होते हैं उसकी उपेक्षा नहीं करते। दैट इज इट मीन्स इट गोज़ थ्रू प्रॉपर चैनल, उचित माध्यम से, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे। इसके अलावा प्रत्येक स्तर पर कार्मिकों के दायित्वों और अधिकारों का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया जाता है, ये हमें पता है। संगठन के इकाइयों के मध्य कार्य विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ वर्क की हम लोग बात कर रहे हैं। तो डेट इज़ आवर ऑप्शन 4, जो अगर आप हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे, डेट इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ फंक्शंस। यस, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भी सत्ता ऊपर से नीचे आती है और सभी में जो कार्य होता है वो डिवाइडेड होता है, डेट इज़ प्रत्यायोजित, डेलीगेटेड होता है। सो जो सी ऑप्शन है वो भी सही है, डेट इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी पदसोपान का सिद्धांत सत्ता और उत्तरदायित्व के प्रत्यायोजन के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शंस, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए कहता है कि संगठन में एकीकरण एवं सामंजस्य के उपकरण के रूप में कार्य करता है ये हायरार्की, और दूसरा कहता है इट क्रिएट्स अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, यह उच्चतर एवं अधीनस्थों के संबंधों को उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ इन दोनों चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वो ये है कि जब हम लोग बात करते हैं कि उच्चतर और जो निम्नतर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो दे आर बिकॉज ऑफ देयर पावर्स, देयर अथॉरिटीज़ जो भी उनको मिली हुई हैं। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने शुरू में कहा था कि संगठन में जब भी काम किया जाता है तो हायरार्की एक एकीकरण, एक सिस्टमैटिक अप्रोच करता है, कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहती है उसमें, और सब में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, बिकॉज थ्रू प्रॉपर चैनल होता है काम। एवरीबडी नोज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, हर एक को पता है कि काम क्या हो रहा कैसे हो रहा है, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहीं पे भी जंप होके नहीं जाती है। तो जो कोऑर्डिनेशन वाली बात है वो हायरार्की में अपने आप ही आ जाती है, सामंजस्य की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो हमारा ऑप्शन बी है यहाँ पे, डेट इज़ द राइट आंसर, डेट इट क्रिएट्स सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, इट डज नॉट क्रिएट। क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेरिट ऑफ हायरार्की। इट मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा पद सोपान का गुण नहीं है। तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन है जो ये कह रहा है कि यह उच्चतर एवं अधीनस्थों के संबंधों को उत्पन्न करता है, तो यह इसका गुण नहीं है। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डेट इट क्रिएट्स सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल कैटेगरी का था, इजी कैटेगरी जिसे हम लोग कहेंगे अगर डिफ़िकल्टी लेवल को हम लोग देखेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन ये था कि आप हायरार्की के आपको गुण या उसकी जो विशेषताएं हैं और उसके जो दोष हैं, यदि आपको वो याद हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ही ईजी रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स about the importance of communication is not correct, यानी संचार के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसके ऑप्शंस डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ की तरफ आपका और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि सन 2015 में जो क्वेश्चन पेपर आया था दिसंबर माह में और जून में भी, उनमें दो चीज़ें खास थी। एक तो ये कि संगठन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, और दूसरा जब हम ये दिसंबर माह का जो हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो हमसे ये चीज़ पूछ रहे हैं कि विच इज़ नॉट द करेक्ट फीचर, विच इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। इट मीन्स क्वेश्चंस को घुमा के थोड़ा सा पूछा जा रहा है, और ये लगातार सीरीज़ में आ रहा है। सो इट वॉज अ पैटर्न, आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त के जो क्वेश्चंस आए थे वो इस फॉर्म में आए थे। तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं जहाँ वो स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहे हैं कि विच इज़ नॉट द आंसर, इट मीन्स जो क्वेश्चन है उसमें से तीन जो ऑप्शंस हैं वो
चाहे वो कम्युनिकेशन का पूछ रहे हैं, चाहे हायरार्की का पूछ रहे हैं, चाहे वो किसी और चीज़ में पूछ रहे हैं, वो 3 चीज़ें, 4 ऑप्शंस में से 3 चीज़ें उसको सपोर्ट करती हैं और एक चीज़ उसको सपोर्ट नहीं करती है, एंड दैट इज़ द थिंग विच वी हैव टू आइडेंटिफाई. सो नाउ लेट्स गो टू द ऑप्शंस. ऑप्शंस हमारे पहला ऑप्शन था कम्युनिकेशन प्रमोट्स बेटर ह्यूमन रिलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी संचार किसी भी संगठन में बेहतर मानव संबंधों को प्रोत्साहित करता है. इट प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन टू वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यह संचार के विभिन्न कार्यकलापों को निर्देश की एकता प्रदान करता है. संचार से निर्णय लेने में लोचशीलता आती है. कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी टू डिसीजन मेकिंग. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज इट इम्प्रूव मोटिवेशन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी यह किसी भी संगठन के कर्मचारियों की प्रेरणा तथा मनोबल को बढ़ाने में सहायक होता है. अगेन दिस क्वेश्चन विल फॉल इन द ईजी कैटेगरी. इफ अगर हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल को देखेंगे, वो सिंपल हमसे कम्युनिकेशन के फीचर्स पूछ रहे हैं कि भाई संचार की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, उसकी जो महत्व है उसके बारे में हमको आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस या उसके महत्व को दर्शाता है, और इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो उसको सपोर्ट नहीं करती है, विच वी हैव टू आइडेंटिफाई. देखिए, हम सभी जानते हैं कि संचार डेफिनेटली मानव संबंधों को और बेटर बनाता है, वेदर इट इज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल. और इनफॉर्मल संगठनों में तो ख़ास तौर से ये बात लागू होती है. तो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट सपोर्ट्स कि भी हाँ, कम्युनिकेशन मानवीय संबंधों को सुधारने में या उनके व्यवहार को और बेहतर बनाता है. दूसरा ऑप्शन कहता है कि यह संगठन के विभिन्न कार्यकलापों में निर्देशों की एकता प्रदान करता है. मतलब इट मीन्स इट गिव्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन टू द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. येस, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि कम्युनिकेशन में जब आप नीचे से जब आदेश और निर्देश ऊपर से नीचे दिए जाते हैं तो इट गिव्स अ यूनिटी. जो आदेश और निर्देश दिए जा रहे हैं वो सबके लिए समान होते हैं. तो डेफिनेटली इट इज़ द स्टेटमेंट विच सपोर्ट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. अब हमारे पास बचते हैं 2 ऑप्शन, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. ऑप्शन डी सेज इट इम्प्रूव्स मोटिवेशन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. यह किसी भी संगठन के कर्मचारियों की प्रेरणा तथा मनोबल बढ़ाने में सहायता देता है. यस, जब हम अगर हम चाहे आपने कोई भी काम किया हो ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आपको अप्रिशिएट किया जा रहा हो, चाहे वो वर्बली हो चाहे लिखित रूप में हो, इट डेफिनेटली इम्प्रूव्स द मोरल एंड मोटिवेशन ऑफ एन एम्प्लॉय. अपार्ट फ्रॉम डैट, आप जब यूजुअली अपने अनौपचारिक संबंधों में भी जब आप बात करते हैं, अनौपचारिक ऑर्गेनाइजेशंस की हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे भी मेन मोड जो होता है वो है आपका कम्युनिकेशन. आप बातचीत के थ्रू, संचार के थ्रू बॉन्डिंग ज़्यादा होती है. एंड डेफिनेटली इट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर मोटिवेशन एंड मोरल व्हेन यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन अंडर सो मेनी प्रेशर्स. एंड अगर वहाँ का माहौल अच्छा है, यू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप्स विद योर सीनियर्स, विद योर कलीग्स, और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसका एक मेन कारण संचार व्यवस्था भी होता है. तो जो ऑप्शन डी है, डेफिनेटली इट ऑल्सो सपोर्ट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अब हमारे पास जो ऑप्शन सी है, इट सेज दैट कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी टू डिसीजन मेकिंग, यानी संचार से निर्णय लेने में लोचशीलता आती है. देखिए, निर्णय लेने की जब हम लोग बात करते हैं तो फिर निर्णय जब लिए जाते हैं, जब आपने साइमन पढ़ा होगा और बाकी को हमने पढ़ा है, तो देयर इज़ अ वे टू टेक अ डिसीज़न. हम लोग फैक्ट्स देखते हैं, पीछे क्या हुआ है, उन सब चीज़ों को देखते हैं. देयर इज़ अ प्रोसीजर, एक पैटर्न होता है डिसीजन मेकिंग का. कम्युनिकेशन का उसमें ऐसा कोई रोल नहीं है कि कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी, वो निर्णय लेने में केवल संचार व्यवस्था उसको सहायता करेगी, ऐसा नहीं होता है. जब भी कोई निर्णय लिए जाते हैं तो फैक्ट्स बेस्ड लिए जाते हैं, और बाकी उससे पहले की जो उससे रिलेटेड डिसीजंस हुए हैं उसको देखा जाता है, उसको कई बार कोट किया जाता है, या उसको देख के भी आगे के जो फ्यूचर के जो डिसीजंस होते हैं वो भी
इन्फ्लुएंस होते हैं, बट इट इज़ नॉट द कम्युनिकेशन विच इंट्रोड्यूसेस द फ्लेक्सिबिलिटी इन द डिसीजन मेकिंग. सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन. अगर हमारे जो क्वेश्चन है इसकी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे ये पूछा था कि संचार के महत्व में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, दैट कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी टू डिसीजन मेकिंग, यानी संगठन से निर्णय लेने में लोचशीलता आती है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज, अकॉर्डिंग टू नीग्रो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर इन डिसीजन मेकिंग. नीग्रो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय निर्माण में एक त्रुटि नहीं है. बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है. द ऑप्शन सेज रिटिकुलेंस टू डिसाइड, निर्णय लेने के प्रति अनिच्छा, ओवर सिंप्लीफिकेशन यानी अति सरलीकरण, प्री कंसीव्ड नोशंस यानी पूर्व कल्पित धारणा, और ऑप्शन डी है इवैल्यूएटिंग अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स यानी मानकों के अनुसार मूल्यांकन. तो अगर आप ने डिसीजन मेकिंग पढ़ा है अंडर टू स्पेसिफिक रेफरेंस टू नीग्रो, तो आपके लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ही ईजी होगा. द क्वेश्चन इज आस्किंग अगेन विच इज़ नॉट एन एरर इन डिसीजन मेकिंग. देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि जो क्वेश्चंस का पैटर्न था इस साल वो इस तरीके से, दे वर आस्किंग विच इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, विच इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन, या विच डज नॉट सपोर्ट इट. तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आए थे. तो नीग्रो के अनुसार निर्णय लेने में जो एक त्रुटि की हम लोग बात कर रहे हैं वो निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है. देखिए, निर्णय लेने की यदि आपकी इच्छा नहीं है तो डेफिनेटली इट डू इफेक्ट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डिसाइड. अति सरलीकरण यानी ओवर सिंप्लीफिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, और प्री कंसीव्ड नोशंस यानी पूर्व कल्पित धारणा, आप पहले से ही कुछ सोच के बैठे हैं. और जो चौथा ऑप्शन है इट सेज मानकों के अनुसार मूल्यांकन, इवैल्यूएटिंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स. तो राइट ऑप्शन इज इवैल्यूएटिंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स यानी मानकों के अनुसार जो मूल्यांकन किया जाता है निर्णय निर्माण में, जो हम लोग कह रहे हैं वो एक इसमें से ये त्रुटि नहीं है. इट इज़ नॉट अ डिफेक्ट या फिर एरर आप कह सकते हैं. पहले के जो तीन हैं वो हो सकते हैं, ओवर सिंप्लीफिकेशन, पूर्व कल्पित धारणा यानी प्री कंसीव्ड नोशंस, या निर्णय लेने के प्रति अनिच्छा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं डेट इज़ नीग्रो फ्लेक्स ए नीग्रो. इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और द न्यू पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन. कार्मिक प्रशासन पे इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं. सो दिस वाज अनदर इंफॉर्मेशन फॉर यू विच मे कम इन योर फ्यूचर क्वेश्चंस जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो. सो द राइट ऑप्शन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था डेट वाज evaluating according to the standards is not an error according to Negro. Moving towards the next question, the question says which of the following statements about the advantages of centralized system of administration is not correct. Please note down. ये कह रहे हैं कि केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली के लाभों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है. अगर डिफ़िकल्टी लेवल देखें इस क्वेश्चन का तो इट इज़ इन अ ईजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है. ये आपसे जो क्वेश्चन है वो सीधा आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम है या जो केंद्रीकृत व्यवस्था है उसके क्या लाभ हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या खास फीचर्स हैं. तो इसमें से 3 स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो केंद्रीकृत प्रशासन को सपोर्ट करते हैं और एक नहीं करता. जो नहीं करता हमें उसको आइडेंटिफाई करना है. तो पहला ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स फॉर मैक्सिमम ऑफ कंट्रोल, यानी इसमें अधिकतम नियंत्रण का उपबंध होता है. यस, केंद्रीकृत प्रशासन में यही होता है कि कंट्रोल एक के पास होता है. द सेकेंड ऑप्शन इज इट मेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अब्यूज़ डिफ़िकल्ट, यानी यह प्रशासनिक दुरुपयोग को कठिन बनाता है. चूँकि लेवल्स कम होते हैं, कंट्रोल एक के हाथ में होता है, तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है इट ऑल्सो सपोर्ट्स द
सेंट्रलाइज्ड एडवांटेजेस ऑफ द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कि हाँ केंद्रीकृत प्रशासन में प्रशासनिक दुरुपयोग को करना कठिन होता है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शंस, ऑप्शन सी और डी। ऑप्शन सी कहता है इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ऑप्शन डी इज़ इट इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, यानी यह प्रशासनिक कार्यकरण में एक रूपता को सुनिश्चित करता है। यस, जो केंद्रीकृत प्रशासन होता है उसमें एक रूपता बनी रहती है क्योंकि जो दिशा निर्देश हैं वो एक जगह से आ रहे होते हैं, आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक जगह होती हैं, आपके कार्य करने का जो ढंग होता है, जो भी आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होना है, वो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होती है। सो जो ऑप्शन सी है हमारे सामने, डेट इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, ये इसका एक एडवांटेज नहीं है। सेंट्रलाइज सिस्टम की यदि हम केंद्रीकृत प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर प्रक्रियाएं या फिर जो प्रशासन करने का तरीका है वो थोड़ा सा जटिल होता है, थोड़ा रिजिड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। डिसेंट्रलाइज्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है। तो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर है। इट प्रमोट्स द फ्लेक्सिबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स ये वाला जो फीचर है वो सेंट्रलाइज सिस्टम का सही ऑप्शन नहीं है। डेट वॉज दे हैव आस्क्ड कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रशासन में लचीलेपन को बढ़ावा मिलता है केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था में, यह है आंसर सही नहीं है। सो हेयर वी कम्स टू द एंड टू दिस सीरीज़। नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग दोबारा सन 2015 के ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे बाकी के क्वेश्चंस बच गए हैं। टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड कीप ऑन रिवाइजिंग।